दुनिया के एक प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। गुलाब का नाम बदल भी दिया जाए तब भी वह उसी खूबसूरती के साथ महकेगा। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। दरअसल आज हम अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के नाम को बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसी संदर्भ में आज इस पर चर्चा करने वाले हैं और आज हम समझेंगे कि मुगल गार्डन कब बना था, इसे बनाने के पीछे क्या प्रेरणा थी और इस मुगल गार्डन की खास विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हम इस विषय में क्या क्या या किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है क्या है अमृत उद्यान और इससे जुड़ी खास विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यानी आज हम किन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले खबर, यानी खबर कहाँ से ली गई है, इतनी चर्चा में क्यों आ गई है, इसकी सुर्खियों में पीछे इस सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। इसके बाद समझेंगे कि भारत में मुगल शैली के गार्डन कहाँ कहाँ पर हैं और यह मुगल शैली वास्तव में है क्या। यानी अभी हाल ही में जो दिल्ली में मुगल गार्डन, जिसके नाम को अभी बदला गया है, उस मुगल गार्डन के बारे में भी जानेंगे। इसकी खास विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मुगल गार्डन की खास विशेषताओं के बाद समझेंगे कि आखिर इस मुगल गार्डन में क्या क्या बदलाव हुए हैं और राष्ट्रपति भवन में रहने वाले व्यक्तियों ने मुगल गार्डन में क्या कुछ खास किया है। इसके बाद आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम खबर। खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई है क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी खबर है। इस वजह से यह न्यूज में आ गई है। इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या है, राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन रीनेम्ड एज अमृत उद्यान, अ ब्रीफ हिस्ट्री। के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका नाम अमृत उद्यान क्यों रख दिया गया है। इसके बाद हम समझेंगे मुगल गार्डन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियों में क्यों बन गई है यह खबर। तो सुर्खियों में बनने के पीछे कारण यही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और नाम बदल कर रख दिया गया है अमृत उद्यान। और जैसे ही इसके नाम में परिवर्तन किया गया है, इसके बाद यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई है। यदि बात करें इस राष्ट्रपति भवन की इन उद्यानों के बारे में, तो दरअसल राष्ट्रपति भवन में सामूहिक रूप से छोटे छोटे कई उद्यान हैं और उनका सामूहिक रूप से या सामूहिक पहचान इसकी अमृत उद्यान के नाम से अब कर दी गई है और 31 जनवरी से ही यह आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए खुलने वाला है। इस वजह से मुगल गार्डन एक बार फिर यहाँ सुर्खियों में आ गया है। तो हमने देखा यह चर्चा में क्यों है। अब हम समझेंगे कि आखिर मुगल गार्डन जो अभी हाल ही में चर्चा में है, मुगल गार्डन आखिर है क्या, या भारत में मुगल गार्डन कौन कौन से हैं, इनकी क्या खास विशेषताएं हैं। तो भारत के संदर्भ में यदि हम मुगल गार्डन या मुगल शैली के गार्डन के बारे में चर्चा करें, तो दरअसल मुगलों की बागों को सुरक्षित रखने की, बागों को सजाने की, बागों का ध्यान रखने की, उनकी सजावट की अपनी एक कला रही है, अपनी एक शैली रही है और इसे ही क्या कहा जाता था, मुगल शैली या मुगल गार्डन उसी तरीके से सजाए जाते थे। तो मुगलों के अपने बागों की सजावट और सुंदरता के लिए ही वे जाने जाते थे। इस वजह से मुगल गार्डन काफी फेमस भी है। बाबरनामा में बाबर ने खुद कहा है कि उनका जो सबसे पसंदीदा उद्यान है वो शैली कौन सी है, फारसी चारबाग शैली। और फारसी चारबाग शैली को ही मुगल शैली या मुगल शैली के गार्डन के रूप में या मुगल शैली के बागों के रूप में जाना जाता है। इसकी खास विशेषता क्या है, इसमें इंडो पर्शियन शैली मिक्स्ड है। इंडो पर्शियन शैली के साथ इसमें चतुर्भुज आकार का उद्यान होता है। इंडो पर्शियन मतलब भारत और फारसी दोनों ही शैलियों का बना एक चतुर्भुज आकार में ऐसे उद्यान होगा। यहाँ भी उद्यान, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन चलने के लिए, पैदल यात्रा के लिए यहाँ पर बीच में ऐसे रास्ते बने होते हैं और या तो इनमें बीच में जल भी भरा होता है और साथ में आप यहाँ से साइड से निकल भी सकते हैं। तो जल मार्गों के रूप में भी इन्हें देखा जाता है और पैदल यात्रा के रूप में भी इन्हें देखा जाता है और कि चारों तरफ यहाँ उद्यान हो। ये खास विशेषता या इसी खास शैली के कारण इसे कहा जाता है मुगल गार्डन शैली या मुगलों की शैली, जिसे इंडो पर्शियन शैली के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने चतुर्भुज आकार की वजह से काफी फेमस है। और इसको क्या कहा जाता है, इस शैली की खास विशेषता क्या है कि ऐसा पाया जाता है कि ये मनुष्यों की प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए यहाँ पर इसे इस शैली में बनाया गया है और इसे मुगलों ने अपने लिए जन्नत का नाम दिया है कि ऐसी शैली में इसे बनाया जाए जहां जाकर व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मुगल शैली। अब तो हमने देखा मुगल शैली के बारे में, उसकी खास विशेषताओं के बारे में यदि हम चर्चा करें तो भी हमने जाना भी
ये चतुर्भुज उद्यान होते हैं जिसमें पैदल मार्ग या जलमार्गों के जरिए 4 छोटे भागों में इन्हें विभाजित किया जाता है, जो इनकी सौंदर्य का हिस्सा होता है। ये आपसे देख सकते हैं, चतुर्भुज मार्ग है और बीच में फिर ये उद्यान है जिन्हें इस तरीके से बनाया जाता है, और यही मुगल गार्डन या मुगल शैली कहलाती है किसकी, उद्यानों की। इसमें कुछ बीच बीच में फव्वारों का भी निर्माण किया जाता है जिसे जीवन चक्र का प्रतीक माना गया है। ये उद्यान पहले मुगलों द्वारा शासित भूमि में ही बनाए जाते थे और भूमियों में ही पाए जाते थे, इस वजह से इनका नाम कर दिया गया है क्या, मुगल गार्डन। ये हमने देखा मुगल गार्डन की खास विशेषताओं के बारे में कि मुगलों की क्या शैली थी उद्यान बनाने की, और इन शैलियों के बारे में यदि हम चर्चा करें कि भारत में और कहाँ कहाँ पर ये उद्यान स्थित है, तो दरअसल दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के आसपास के जो बगीचे हैं इसी शैली में बनाए गए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर में निशात बाग, जो कि मुगल जो गार्डन है उसका उपनाम ही है, इसी शैली में बनाए गए हैं और ये इनकी खास विशेषताएं भी हैं। हमने देखा भारत में मुगल शैली के गार्डन के बारे में। अब हम जानेंगे जो अभी हाल ही में दिल्ली में यानी राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था, जिसका भी नाम बदल दिया गया है, उस गार्डन के निर्माण की शुरुआत कब हुई। तो जब पहली बार कोलकाता के बाद दिल्ली को राजधानी बनाने की बात की गई, यानी अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1911 में जब अपनी राजधानी शिफ्ट की गई, कहां से, कोलकाता से नई दिल्ली, तब यहाँ पर सबसे पहले किस चीज के निर्माण की बात चली, वायसराय के हाउस की, यानी वायसराय के घर की। तो वायसराय हाउस के निर्माण की बात यहाँ पर चली थी। जब वायसराय हाउस के निर्माण की बात चली तो ऐसा कहा गया कि कौन सी जगह पर या किस स्थान पर इतनी सुंदर शहर का निर्माण किया जाए या फिर उनके घर का निर्माण किया जाए। तब यहाँ पर एक विशाल कवायद पेश हुई कि पूरे सुंदर शहर नई दिल्ली का निर्माण किया जाना है, और नई दिल्ली इतने सुंदर शहर के निर्माण के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट किया गया जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस। तो इस पूरे क्षेत्र की जहां पर वायसराय हाउस बनाया जाना था, इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था सर एडविन लुटियंस ने। इस मूल्यवान कॉलोनी को ब्रिटिश क्राउन की सत्ता की सीट के रूप में देखा जा रहा था, और उस समय इसी तरीके से इसी बनवाने की भी बात चल रही थी। यानी वायसराय हाउस के निर्माण के लिए उस समय लगभग 4000 एकड़ की भूमि की अधिग्रहण की जरूरत थी, और यह किस क्षेत्र में हुआ, रायसीना हिल्स में। तो रायसीना हिल्स पर फिर इस इमारत के निर्माण के लिए किसे नियुक्त किया गया, सर एडविन लुटियंस को, और इन्होंने ही इसका डिजाइन भी तैयार किया था। ये हमने देखा दिल्ली के मुगल गार्डन के बारे में, जो अभी हाल ही में जिसके निर्माण की बात चल रही थी। अब यदि हम इसमें और बढ़ोतरी की बात करें कि वायसराय हाउस के निर्माण की बात चली, इसके बाद फिर से कैसे इस तरीके से यह सुंदर बनाया गया, तो लुटियंस के डिजाइन भारतीय शैली के साथ क्लासिकल यूरोपीय वास्तुकला के संयुक्त उदाहरण है, जिसके बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड्स में चर्चा भी की। इसमें भारतीय शैली भी है और जो क्लासिकल यूरोपीय शैली है वास्तुकला की, इन दोनों को मिक्स करके इसे बनाया गया था, और यही इनकी अद्वितीय सौंदर्य का कारण भी है। इसी वजह से इनका निर्माण काफी सुंदर तरीके से किया गया, और लुटियंस दिल्ली में इसका निर्माण भव्य तरीके से किया गया था। उस समय वायसराय हाउस के पिछले हिस्से में एक बड़े गार्डन को बनाए जाने की बात चल रही थी। सबसे पहले सोचा गया कि इसे अंग्रेजों की अपने जो गार्डन बनाने की कला है, उनकी जो शैली है, उसी तरीके से बनाया जाए। लेकिन उस समय जो तत्कालीन वायसराय की पत्नी थी लेडी हार्डिंग, उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने योजनाकारों से कहा कि उनके इस बड़े गार्डन की जो कलाकृति होगी या जो शैली होगी वो मुगल शैली के उद्यानों वाली होगी। यानी उनकी इच्छा थी कि उनका जो गार्डन बनाया जा रहा है वो मुगल शैली के उद्यान की तरह बनाया जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उस समय एक पुस्तक थी गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स, इसी से ये प्रेरित हो गई थी, और इस पुस्तक में उन्होंने गार्डन्स को देखा था, मुगल्स की उनकी शैली को देखा था कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपने गार्डन का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत भ्रमण के दौरान श्रीनगर के भी कुछ गार्डन्स देखे थे, हुमायूं के आसपास, हुमायूं के मकबरे के आसपास के कुछ डिजाइन देखे थे, जिससे वे काफी प्रभावित हुई थी, काफी प्रेरित हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो वायसराय हाउस में पीछे बहुत बड़ा गार्डन बनाया जाएगा वो मुगल शैली के गार्डन से ही बनाया जाएगा। इसलिए वर्तमान में जो मुगल गार्डन है उसकी जो शैली है वह मुगल शैली ही है, और गार्डन्स की इंडो और क्लासिकल यूरोपीय शैली का मिक्स करके फिर मुगल गार्डन को बनाया गया था, जिसका भी हाल ही में नाम चेंज किया गया है। ये तो हमने देखा दिल्ली में मुगल गार्डन्स की गार्डन के बारे में। अब हम इस गार्डन की खास विशेषताओं को देखते हैं। यदि हम मुगल गार्डन की विशेषता की बात करें, जो कि अब अमृत उद्यान हो गया है, यानी हम अमृत उद्यान की विशेषताओं की बात करें, तो दरअसल इस बगीचे का लेआउट, यानी उस समय जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो इसका लेआउट वर्ष 1917 में तैयार हो गया था।
और लेआउट के तैयार होने के बाद इसमें प्लांटिंग कब की गई, यानी पौधारोपण कब किया गया, वर्ष 1928 से 29 के बीच में इसमें पौधारोपण शुरू हुआ। इसके बाद यदि बात करें कि इसके जो डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन थे, इस बगीचे के निर्माण में किसने अपने यहाँ सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी, तो उस समय उसके डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर थे विलियम मुस्टो। और विलियम मुस्टो को माना जाता है कि वे गुलाब की प्रजातियों की नई नई प्रजातियों को बेहतर तरीके से उगाना जानते थे और इसमें वे कुशल थे, शैली में काफी कुशल थे, बागवानी के निर्माण या बागवानी के विस्तार में बहुत ही कुशल थे विलियम मुस्टो। यदि हम इनकी बात करें तो इन्होंने दुनिया के हर कोने से लगभग 250 से भी अधिक विभिन्न किस्मों के सुंदर गुलाब, संकरण वाले गुलाब यहाँ पर लगाए हैं। इसी वजह से जो मुगल गार्डन है उसकी गुलाब अपने आप में काफी फेमस है। एक यूरोपीय व्यक्ति जो कि मुगल गार्डन घूमने आए थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि इतनी सुंदर या इतनी प्रकार के गुलाब, इनकी जो खासियत है, इतने गुणवत्तापूर्ण गुलाब खुद ब्रिटेन में भी नहीं पाए जाते हैं। इसकी इन्होंने इस तरीके से काफी विशेषता बताई और इसकी सराहना भी की। यदि हम बात करें कि इनमें कौन कौन से किस्म के गुलाब पाए जाते हैं, तो इसमें अडोरा, मृणालिनी, ताजमहल, एफिल टावर, सेंटिमेंटल, ओक्लाहोमा जैसे ब्लैक रोज के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक लेडी, ब्लू मून और लेडी एक्स जैसे गुलाबों की किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिसमें व्यक्तियों के नाम पर गुलाबों के नाम रखे गए हैं, जैसे राजा राम मोहन, मदर टेरेसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम पर भी यानी व्यक्तित्व के नाम पर भी यहाँ पर गुलाबों के किस्मों के नाम यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद वर्ष 1998 में यहाँ पर कुछ विदेशी पौधे या विदेशी पौधे की प्रजातियां भी लगाई गई, जैसे ट्यूलिप और हेलिकोनिया, इनको भी यहाँ पर लगाया गया। यह हमने देखा मुगल गार्डन की खास विशेषताओं के बारे में। अब हम समझेंगे कि आखिर मुगल गार्डन, जो कि हम जानते हैं यह उद्यान समय के साथ बदलता रहा है, सुंदर होता गया है, परिपक्व होता गया है, इसमें विविधताएं आती गई हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में रहे हैं, उन्होंने अपने अपने आधार पर इसको निजी टच दिया है या हम कहें पर्सनल टच दिया है। तो समय समय के साथ उद्यान विकसित हुए हैं और कई लोगों ने इसमें अपना अपना प्रभाव छोड़ा है, जिसमें सी राजगोपालाचारी ने कहा था कि जब देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी तो उन्होंने इस गार्डन के एक हिस्से में खुद हल चलाया था और इस पूरे हिस्से में खाद्यान्न का उत्पादन किया था और इस खाद्यान्न को देश के लिए उस समय समर्पित भी किया था। ऐसा माना जाता है और कई जगह ऐसा देखने को भी मिला है, लिखा हुआ ऐसा देखा गया है। ये तो हमने जाना इनके बारे में, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुगल गार्डन की जो पूरा तरीका है, स्टाइल है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया है, कुछ सकारात्मक या हम कहें पॉजिटिव बदलाव ही किया है, जिसमें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने एक कैक्टस गार्डन इसमें जोड़ा है जो कि पहले नहीं था। फिर बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसमें कई थीम आधारित गार्डन भी जोड़े हैं, जैसे म्यूजिकल गार्डन जोड़ा है, इसके साथ ही एक आध्यात्मिक गार्डन जोड़ा है। मतलब अलग अलग तरीके से और इसे कितने सुंदर बनाया जा सकता है, इस तरीके से इसमें और विस्तार भी किया गया है। इसके साथ ही मुगल गार्डन में एक न्यूट्रिशन गार्डन भी है, जिसे दली खाना के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन में जो सब्जियां आती हैं उनकी आपूर्ति के लिए यहाँ पर जैविक रूप से विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती भी की जाती है। तो ये तो हमने जान लिया अभी हाल ही में जो मुगल गार्डन है, जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, इसमें इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं और किस तरीके से किस किस व्यक्तित्व ने इसमें अपना सहयोग दिया है। अब हम देखेंगे आज के पूरे सेशन पर आधारित प्रश्न क्या है, मुगल गार्डन का लेआउट कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 या 1919। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।